हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के पार्ट 2 को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। पार्ट 1 के अंदर हमने डेफिनेशंस के बारे में देखा था और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी से। Location of hospital pharmacy. Located in hospital premises so that patients and staff can easily approach it. जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, नाम से समझ में आ रहा है फार्मेसी है जो हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में लोकेटेड है। तो वो हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के लोकेशन में ही होती है, उसी के अंदर लोकेटेड होती है, जिससे कि पेशेंट्स और स्टाफ इजीली वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। इन मल्टी storied building of hospital, the pharmacy should be preferably located on ground floor, especially the dispensing unit. यदि कोई बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वो मल्टी स्टोरीड है, 3 से 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो जो फार्मेसी होगा वो हम प्रीफर करेंगे कि उसका जो लोकेशन हो वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट, जिससे कि जो पेशेंट्स है, चाहे वो आउट पेशेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए वो इजीली वहाँ से अप्रोच कर सके, वहाँ से डिस्पेंसिंग एरिया से मेडिसिन को ले सके। इट शुड बी लेड इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेन एंड मटेरियल। जो भी वे होता है वो कंटिन्यूसली उसका फ्लो मेन और मटेरियल के बीच में सही तरीके से हो सके। नाउ लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी को यदि हम एक फ्लो चार्ट में देखें तो इस तरीके से दिखता है। जैसे असेप्टिक एरिया होता है, उसके बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के बाद में रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बाद वहाँ पासेज होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट सीधे जाता है डिस्पेंसिंग एंड ओपन स्पेस में। ओपन स्पेस में पेशेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है। नाउ जनरल फ्लो चार्ट फॉर आउट पेशेंट, मतलब ये जो फ्लो चार्ट है उनके लिए है जो आउट पेशेंट्स हैं। आप लोग को पता है क्या होता है आउट पेशेंट, क्या होता है इन पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट्स बाहर से आया, फिजिशियन को दिखाया, प्रिस्क्रिप्शन लिया, मेडिसिन ली और घर चले गया, उसको कहा हमने आउट पेशेंट्स। और इन पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए, एक दिन से ज़्यादा के लिए, एक दिन के लिए भी वो वहाँ पर स्टे करता है, वहीं पर स्टे करके ट्रीटमेंट लेता है, तो उसको कहते हैं हम इन पेशेंट। तो हम अभी बात कर रहे हैं आउट पेशेंट्स की, कि आउट पेशेंट का जो वे होगा वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से मेडिसिन को लेगा, उसका एक फ्लो चार्ट है जिसे हम देखते हैं। जैसे कि RX रिटर्न बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन को लिखा, उसके बाद उसने वो किसको दिया, फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे RX का मतलब प्रिस्क्रिप्शन से, ठीक है, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मासिस्ट ने वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को देखा कि डॉक्टर ने कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। अब फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वो 3 स्टेज को फॉलो करेगा। सबसे पहले वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेडिसिन को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद लेबल करेगा, देन उसकी प्राइसिंग करेगा, देन उसको वो डिस्पेंस करेगा। अब डिस्पेंस करने के बाद डिस्पेंस टू पेशेंट, डिस्पेंस 2 तरीके से होंगे। एक रिसिप्ट, डिस्पेंस करने के बाद जो प्राइजिंग मेथड होगी वो 2 तरीके से होगी। एक होगी रिसिप्ट ऑफ पेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन फील, ठीक है। अब जो पेमेंट होगा वो या तो फ्री होगा या केस होगा या चार्जेबल होगा, ठीक है, जिसकी स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। एंड प्रिस्क्रिप्शन फील्ड, पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करने के बाद इस प्रिस्क्रिप्शन फील्ड बनेगा, जो एक रेगुलर होगा प्रिस्क्रिप्शन फाइल, मतलब 2 फाइल बनाएगी प्रिस्क्रिप्शन फाइल। एक तो अब रिसिप्ट ऑफ पेशेंट की बात होगी कि हमने उसको फ्री मेडिसिन दी है या कैश में दी है, चार्ज करी है, तो उसका एक रिपोर्ट अलग से जनरेट किया जाएगा, स्टैटिक्स बना के, देन उसका रिपोर्ट अलग से जनरेट किया जाएगा। बट कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की है उसकी एक फ़ाइल अलग बनेगी, जैसे रेगुलर प्रिस्क्राइब फाइल अलग बनेगी और नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल अलग बनेगी। तो ये चार्ट था जनरल फ्लो चार्ट ऑफ आउट पेशेंट। अब हम बात करते हैं जनरल फ्लो चार्ट फॉर
इन पेशेंट्स। तो फार्मेसी है, ठीक है, फार्मेसी में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, RX रिटन बाय डॉक्टर, तो इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशंस, RX रिसीव्ड मतलब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, filling the prescription by selection, labeling and pricing, then dispensing prescription, फ्री केस या क्रेडिट, या फिर उसके बाद हम उसका स्टैटिक्स एंड कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम देखें कि प्रिस्क्रिप्शन कॉपीड बाय नर्सेज, एक कॉपी जाएगी फार्मासिस्ट के पास में, मतलब कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसकी 2 कॉपी हुई, एक कॉपी गई फार्मेसी में और एक गई नर्स के पास में, ठीक है। तो जो फार्मेसी में जाएगी वहाँ पे जो भी रिसीव्ड होगा मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे रिसीव्ड होगा उस बाय द फार्मासिस्ट, उसके बाद उसकी वही फिलिंग, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होगी, दैन डिस्पेंसिंग हो जाएगी। ये पूरी प्रोसेस जैसे आउट पेशेंट के लिए थी वैसे होगी। बट यहाँ पे चेंज क्या है, इन पेशेंट में चेंज क्या है कि एक कॉपी हमारी नर्स के पास भी जा रही है और इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर वहाँ पे लिखा जा रहा है। उसके बाद मेडिकेशन ऑर्डर लिखने के बाद में कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन, उस प्रिस्क्रिप्शन का एक मेडिकल ऑर्डर बनेगा कि कौन सी मेडिसिन कितने डोज में कितने टाइम में हमें देनी है, कितने टाइम इंटरवल में देनी है, तो उसको कहेंगे हम मेडिकेशन ऑर्डर। इसके नाम से पूरा एक आपको चैप्टर है, वो हम आगे उसकी डिटेलिंग करेंगे। देन मेडिकेशन ऑर्डर होने के बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन था वो कौन रिसीव करेगा, फार्मासिस्ट, देन उसको ऑर्डर को फिल करेगा, देन डिस्पेंसिंग ऑर्डर होगा, देन उसकी चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। और फार्मेसी से रिटर्न टू क्रेडिट एंड क्रेडिट इश्यूज, यदि कोई भी मेडिसिन चाहे वो आउट पेशेंट की हो या इन पेशेंट की हो, बची हुई जो भी होगी वो वापस फार्मेसी में जमा हो जाएगी और जितने भी क्रेडिट इशू होंगे उसको वहाँ पे फुलफिल कर लिया जाएगा। नाउ फ्लो चार्ट्स फॉर मटेरियल। फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल में हम देखें कि मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर के अंदर पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डोजेस फॉर्म होंगे, पेरेंटल भी होगी और अदर भी होंगे जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो फार्मेसी वहाँ पे रिसिप्ट करेगी एंड क्वालिटी कंट्रोल वहाँ से रिसिप्ट करेगा। उसके बाद में इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को जाएगा। देन facilities required in hospital pharmacy. In smaller hospital with one pharmacist only, one room is required for pharmacy having a combination of dispensing, manufacturing, administrative and all other section of complete pharmaceutical services. For sterile products, here should be a separate room or area. In large hospital with 200 or more beds, departmentalization of pharmacy activities is required. स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक फार्मासिस्ट होता है और एक रूम रिक्वायर्ड, मतलब एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, एक रूम के अंदर फार्मेसी चल सकती है और कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब उसी रूम के अंदर हम डिस्पेंसिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जितने भी सेक्शन कंप्लीट करते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को, वो सब कुछ एक रूम के अंदर ही हो सकता है इन ए स्मॉलर हॉस्पिटल। तो स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट रूम एरिया ज़रूरी होता है। लार्ज हॉस्पिटल जिसके अंदर 200 या उससे ज़्यादा बेड है, वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी रिलेटेड टू फार्मेसी उसका अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, जैसे कि डिस्पेंसिंग एरिया अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग होगा, स्टेराइल प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग होगा, फार्मासिस्ट वहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें वेरी करेगी लार्ज हॉस्पिटल एंड स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर। अ सेपरेट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, outpatient services, an office of the chief pharmacist, a compounding room, pre-packing and labeling room, a store room, sterile product room, a separate area for drug information services and space assigned on various nursing units for unit dose drug administration। ठीक है, जो भी सेपरेट होगा, अलग से सेपरेट एरिया रिक्वायर्ड होगा, वो किस किस के लिए होगा, एक तो
इन पेशेंट सर्विसेज के लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एरिया अलग होगा, आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए एक एरिया अलग होगा, एक ऑफिस चीफ फार्मासिस्ट का अलग से होगा, एक कंपाउंडिंग रूम होगा, एक पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूम होगा, एक स्टोर रूम होगा, एक स्टेराइल प्रोडक्ट रूम एक अलग से वहाँ पर होगा. A separate area for drug information services and space assigned on various nursing unit for unit dose ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एक सेपरेट एरिया एक ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए भी वहाँ पर बनाया जाएगा और एक नर्सिंग यूनिट के लिए भी एक एरिया दिया जाएगा जिसमें कि यूनिट डोज एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ पर कर सके. फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, कितना फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट होता है हमको एक हॉस्पिटल फार्मेसी को बनाने के लिए. 250 स्क्वायर फीट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया फॉर द साइज्ड हॉस्पिटल. यदि एक पर्टिकुलर साइज़ का हॉस्पिटल है कम से कम 250 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है एक हॉस्पिटल फार्मेसी को बनाने के लिए, चाहे वो स्मॉल हॉस्पिटल ही क्यों ना हो. 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल. यदि 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 10 स्क्वायर फीट पर बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होगा. 6 स्क्वायर फीट पर बेड इन 200 bedded hospital. Floors of pharmacy should be smooth, easily washable and acid resistant. जो भी फार्मेसी का फ्लोर होगा वो स्मूथ होगा, इजीली वॉशेबल होगा एंड एसिड रेजिस्टेंट होगा. In manufacturing section, drain should be provided. Walls should be smooth, painted in light color. जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होगा वहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपरली होगा और जितनी भी वॉल्स होंगी वहाँ की वो स्मूथ होगी, पेंटेड होगी इन अ लाइट कलर, मोस्टली वाइट कलर में पेंटेड होगी. वुडन कैबिनेट्स आर लेमिनेटेड. जो भी वुडन कैबिनेट्स होंगे वो लेमिनेटेड होने जरूरी होंगे. फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर प्लेस्ड अबाउ प्रिस्क्रिप्शन काउंटर. जो भी प्रिस्क्रिप्शन काउंटर होगा वहाँ पे फ्लोरोसेंट लैम्प प्लेस किए जाएंगे. काउंटर ऑफ बुनसेन बर्नर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. बुनसेन बर्नर के लिए एक अलग से काउंटर रिक्वायर्ड होगा. अब बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ एरिया इन स्क्वायर फीट. जैसे अलग अलग सेक्शन के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा. स्टोर रूम की बात करें तो 100 बेड हॉस्पिटल के अंदर 450 स्क्वायर फीट एरिया इन स्क्वायर फीट, मतलब जितना भी एरिया है स्क्वायर फीट के अंदर है. 100 बेड ऑफ हॉस्पिटल के अंदर 450 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड है. 300 बेड के अंदर 1000, 700 बेड के अंदर 24,000. डिस्पेंसरी जो होगी वो 100 बेड के अंदर 350 होगी. 300 बेड के अंदर 500 स्क्वायर फीट होगा. 700 बेड के अंदर 800 स्क्वायर फीट होगा. ऑफिस जो होगा वो 100 बेड वाले हॉस्पिटल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगा. 110 स्क्वायर फीट होगा. 300 बेड के अंदर 150 स्क्वायर फीट होगा. 700 बेड के अंदर 200 स्क्वायर फीट होगा. देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस्ड टेबलेट एंड कैप्सूल. टैबलेट के अंदर यदि हम देखें तो 700 बेड वाला यदि हॉस्पिटल है तो उसमें 900 स्क्वायर फीट का हमको स्पेस चाहिए. फॉर कैप्सूल 700 बेड के अंदर में 200 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग अंडर aseptic condition for eye drops, eye lotions and other preparation for external use. 300 बेड के अंदर हमें चाहिए 250 स्क्वायर फीट एरिया एंड 700 बेड के अंदर हमें चाहिए ऑल्सो 250 स्क्वायर फीट एरिया. पेरेंट्रल 300 बेड के अंदर हमें चाहिए 600 स्क्वायर फीट एरिया एंड 700 बेड के अंदर हमें चाहिए 600 स्क्वायर फीट एरिया. नाउ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी. कौन कौन से इक्विपमेंट हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रिक्वायर्ड होंगे. तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन केस, ड्रग स्टॉक कैबिनेट्स विथ प्रॉपर शेल्व्स एंड ड्रॉर्स, सेक्शनल ड्रॉर्स, कैबिनेट्स विथ कपबोर्ड बेसेस, वर्क टेबल्स एंड काउंटर्स फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग, सिंक विथ ब्रेन बोर्ड, cabinet to store mortar and pestles, cabinets for glass utensils, flasks, funnels and beakers, refrigerator for suitable capacity, narcotic safe with individually locked doors,
office desk with telephone connection and file cabinets, dispensing window for nurse and outpatient. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। तो हम देखते हैं एडमिनिस्टर होगा, एडमिनिस्टर के बाद हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज होगा, जिसको हम चीफ फार्मासिस्ट बोलेंगे, वो होगा एम फार्म। ठीक है, उसके बाद इसके अंडर कितने लोग काम करेंगे? डिस्पेंसिंग केमिस्ट होगा जो डिप्लोमा होगा, ठीक है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा जो बी फॉर्म होगा। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट होगा वो एम फॉर्म होगा। मेडिकल स्टोर्स फार्मासिस्ट होगा वो बैचलर बी फॉर्म या फिर डिप्लोमा वाला भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो होगा वो एम फॉर्म होगा, जिसके अंदर यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम आईवी फ्लूइड्स की तो उसके लिए बी फॉर्म या एम फॉर्म दोनों हो सकते हैं। बट अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जैसे आईवी फ्लूइड्स के अलावा जितने भी होंगे पैरेंटल के अलावा, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट्स, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होगी वो बी फॉर्म वाला पर्सन भी कर सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। No standard rules regarding the requirement of personnel for inpatient pharmacy। किसी भी प्रकार से स्टैंडर्ड रूल रिक्वायर्ड नहीं होता है regarding to personal inpatient pharmacy। Number of pharmacists required for a hospital are calculated on the basis of workload and the number of bed available। कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के अंदर कितना वर्कलोड है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ बेड अवेलेबल है। हॉस्पिटल की जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतनी बड़ी हॉस्पिटल फार्मेसी होगी और उतनी ही बड़ी हॉस्पिटल फार्मेसी में उतना ही वर्कलोड होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे फार्मासिस्ट को रखा जाएगा, उतने फार्मासिस्ट वहाँ पे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। For a small hospital, minimum 3 pharmacists are required. As the number of beds increase, the number of pharmacists also increase। स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 3 फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी होता है, और जैसे जैसे बेड बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ बेड बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमको फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ फार्मासिस्ट भी वहाँ पर इंक्रीज करने पड़ते हैं। फार्मासिस्ट शुड पोसेस एडिक्वेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी फार्मासिस्ट होगा वो एडिक्वेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन के साथ में होगा, मतलब डिप्लोमा होगा, डी फार्मेसी होगा, बी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी वाला होगा, एंड ऑल्सो उसके पास किसी भी फार्मेसी में काम किया हुआ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स is involved in pharmacy, adequate number of technicians, assistants, peons, etc. required। यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम फार्मेसी के अंदर किसी भी ड्रग की, तो उसके अंदर एडिक्वेट नंबर ऑफ टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है, असिस्टेंट्स ज़रूरी है, पियून्स और बहुत सारे पर्सन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। नाउ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। यदि यहाँ पे हमने 2 पार्ट में एक टेबल बनाई है, जिसमें पहली पार्ट में है बेड स्ट्रेंथ और दूसरा पार्ट में है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। अप टू 50 बेड्स 3 pharmacists required, up to 100 beds 5 pharmacists required, up to 200 beds 8 pharmacists required, up to 300 beds 10 pharmacists required, up to 500 beds 15 number of pharmacists required। Thank you so much।